अफ्तारी में चीज़ें हम खा लेते हैं, थोड़ी बहुत फ्रूट चाट वगैरह दही वले हम खा लेते हैं, फिर उसके बाद नमाज के बाद फिर हम आधे घंटे बाद कहते हैं कि यार हमें खाना खाना है। क्या हमें खाना खाना चाहिए? अगर खाना चाहिए तो अफ्तारी की कितनी देर बाद खाना चाहिए? अगर उसके बाद भी हमें खाना चाहिए तो कितनी मिकदार में हमें खाना खाना है? मुझे बताइएगा कि ये डाइट का क्या सीन है, जब सहर व अफ्तार में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कितना खाना पीना चाहिए? सहरी के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा पराठे चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो कि शुगर पेशेंट के लिए और ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। एक पिछले साल सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ आई थी कि अफ्तारी के बाद सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए थे पेशेंट्स के। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि यार हम खाते बहुत हैं मगर हमें लगता नहीं है, लाइक नहीं, तो क्या कहना चाहिए उनको? दूसरी, डेयरी प्रोडक्ट सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक कप जो होता है वो दही का काफ़ी होता है। अब उसी कप में आपने लस्सी भी बनानी है और उसी कप में आपने दही भी यूटिलाइज करनी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाहद हसन। नाजरीन, आज हमारे साथ डॉक्टर निब्रा साहिबा मौजूद है। इनको अपने साथ बिठाने का और इनसे इंटरव्यू करने का क्या मकसद है ये भी मैं आपको बताता चलो। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का एक पाक महीना है जिसकी आमद है, और जब अफ्तारी होती है तो कहने नहीं चाहिए लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो खा लेते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि यार कौन सी चीज़ हमारी सेहत के लिए ठीक है और कौन सी चीज़ हमारी सेहत के लिए नहीं ठीक। और शहरी में भी बहुत ज़्यादा वो डाइट का ख्याल नहीं करते, बस जो मिलता है वो खा लेते हैं। समटाइम कोई कुछ खाता भी नहीं है। बहुत कुछ खाना भी नुकसान है सेहत के लिए और कुछ ना खाना भी नुकसान है। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि यार रमज़ान में रोज़ों में क्या डाइट होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम निम्रा जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका डॉक्टर का कैरियर कब स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक जा रहा है? मेरा नाम डॉक्टर निम्रा सुहेल है और मैंने MBBS किया। उसके बाद मैंने मेयो हॉस्पिटल से हाउस जॉब की है और उसके बाद फिर मैंने मेडिकल ऑफिसर थी गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल नवाज शरीफ में। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी कर रही हूँ पीडियाट्रिक्स के अंदर मेयो हॉस्पिटल से। सही हो गया। अच्छा निम्रा, मुझे ये बताइएगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड था एक डॉक्टर में या फिर आपको शौक था, आप फर्स्ट मेंबर है अपनी फैमिली में जो डॉक्टर है? मैं फ़र्स्ट मेंबर हूँ अपनी फैमिली में जो डॉक्टर है। मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ, वो पुलिस ऑफिसर थे। वाह जी वाह। किस रैंक में है वालिद साहब? मेरे वालिद साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं IG ऑफिस के अंदर। वो भी पहले मेंबर थे पुलिस में या फिर उनके भी बड़ों ने सपोर्ट किया? नहीं, मेरे जो दादा थे वो भी जो हैं और नाना भी, वो भी पुलिस के अंदर थे। तो लेकिन उनको सबको ये था कि डॉक्टर बने, तो मैं सबसे बड़ी हूँ तो उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया। अच्छा निम्रा, मुझे ये बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। टफ़ ज़रा हो जाती है हॉस्पिटल के साथ जो है वो बहुत टफ़ हो जाता है, लेकिन ये है कि अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक सब्र आ जाता है कि रोज़े हैं। अच्छा निम्रा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि यार ये रमज़ानुल मुबारक में रोज़े तो आवाम रखती है, मगर डाइट के हवाले से ना बहुत ज़्यादा लोग इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको नहीं पता चलता कि यार खाना क्या है, पीना क्या है, अगर पी लिया है तो खाना क्या है, खाना है तो कितना खाना है, पीना है तो कितना पीना है। फिर उसके बाद बीमार हो जाते हैं, फिर अगले दिन कहते हैं कि भाईजान मैंने पहले रोज़ा रखा था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो लिहाजा आज मैं रोज़ा नहीं रख सकता या रख सकती। तो ये मुझे बताइएगा कि ये डाइट का क्या सीन है, जब सहर व अफ्तार में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कितना खाना पीना चाहिए? ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे आपका लगा है डाइट से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और एक पिछले साल सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ आई थी कि अफ्तारी के बाद सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हुए थे पेशेंट्स के, और उन पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा शुगर वाले पेशेंट थे और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स थे और बच्चे थे। उसमें ये होता है कि हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले सहरी का मकसद हमने समझा होता है कि काफ़ी सारा पानी पीना शुरू कर दें। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि पानी ज़्यादा पिएं। अपनी डाइट को कंट्रोल में करना है। हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ की एक मिकदार होती है, ग्लूकोज की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की। 60 to 80% हमारे जिस्म को ग्लूकोज चाहिए होता है। अगर हम वो नहीं देते तो फिर वो कैटाबॉलिज्म और सारा प्रोसीजर स्टार्ट होना शुरू होता है। इसी तरह प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, क्योंकि हमारा जो बाल होते हैं वो होते ही प्रोटीन हैं। और ग्लूकोज स्किन के लिए हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से हमें सहरी और अफ्तारी को अब बनाना है कि किस तरह हमने क्या चीज़ ऐड करनी है। सहरी के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा पराठे चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो कि शुगर पेशेंट के लिए और ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं।
रोज़े हम किसी भी सूरत पे स्किप नहीं कर सकते। उसमें हम लोग एक ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि हम लोग जो आटा है वो हम लोग जो है वो जौ का आटा और बेसन का आटा जो है वो अपनी डाइट में इस्तेमाल स्टार्ट कर दें, यानी उसकी हम लोग रोटी बनाना शुरू कर दें पराठे के निस्बत जो है ना। और जैतून का तेल जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सादा के किसी डिश में डालकर जैतून का तेल जो है वो आप फ्राई भी उसमें कर सकते हैं। दूसरा आप उसको उस रोटी के ऊपर भी डाल के, घी या ऑयल खाते हैं उसकी जगह हम आप जैतून का तेल यूज़ करें, क्योंकि उससे हांडी भी बन सकती है। उससे हांडी भी बिल्कुल बन सकती है, वो लेस ऑयल वाली होगी और वो बहुत फ़ायदेमंद है। और हम लोग अपने घर में भी जैतून का तेल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इससे बहुत अच्छा रहता है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनका बहुत बेहतर रहता है। दूसरी, डेयरी प्रोडक्ट शहरी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1 कप जो होता है वो दही का काफ़ी होता है। अब उसी कप में आपने लस्सी भी बनानी है और उसी कप में आपने दही भी यूटिलाइज़ करनी है। इस तरह से डिवीजन किया जाए। उसके अलावा जो है वो हम लोग खजूर भी ले सकते हैं, सहरी में भी खजूर ले सकते हैं और जो है अफ्तारी में भी ले सकते हैं। और ये चीज़ें हमारे मज़हब ने हमें बताई हैं। ओवर बर्डन और ओवर चीज़ें खाना तो कहीं मज़हब में है ही नहीं। इसी तरह हम अफ्तारी का भी हमारा इसी तरह से होना चाहिए। समोसे, पकौड़े, इन सब चीज़ों को स्किप करके 2 खजूरें या 1 खजूर जो है वो हम इस्तेमाल करें। उसमें शुगर पेशेंट और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर है। उसके अलावा जो है वो फ्रूट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है। या फिर जूस के साथ फ्रूट चाट बना लें। फ्रूट चाट के अंदर जो एडिशनल हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेवर्स या वो नहीं करनी चाहिए। क्रीम उसमें वो ज़्यादा ही आपके लिए जो है ना नुकसानदेह होता है। उसमें आप सिंपल फ्रूट चाट बनाएं, उसके अंदर आप लेमन मिक्स कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करें, वो सबसे बेहतरीन रहती है। लेमन डालने से क्या फ़ायदा होता है? उसमें विटामिन सी होता है लेमन के अंदर, तो वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और वैसे भी आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बॉडी से रिमूव करने में भी हेल्प आउट कर सकता है। उसमें लेमन जूस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समोसे जो हैं वो कम से कम रखें। आलू, चावल, इनसे परहेज़ वैसे भी डेज़ में करना चाहिए और रोज़ों में तो वैसे भी आलू जो हैं वो सुना ही है कि बादी करते हैं। अच्छा, अफ्तारी में अगर हम अफ्तारी में जो भी सामान होता है लाइक समोसे, पकोड़े या दीगर जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं अगर हम वो खा लेते हैं तो उसके बाद क्या हमें खाना चाहिए? रोटी सालन के बगैर तो कहते हैं या चावल बिरयानी के बगैर तो हमारा रात का खाना तो मुकम्मल होता ही नहीं है, ख़ुसूसन लाहौरियों का। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या अफ्तारी के बाद, नमाज के बाद जब अफ्तारी में चीज़ें हम खा लेते हैं, थोड़ी बहुत फ्रूट चाट वगैरह दही वले हम खा लेते हैं, फिर उसके बाद नमाज के बाद फिर हम आधा घंटे बाद कहते हैं कि यार हमें खाना खाना है, क्या हमें खाना चाहिए? अगर खाना चाहिए तो अफ्तारी की कितनी देर बाद खाना चाहिए? अगर उसके बाद भी हमें खाना चाहिए तो कितनी मिकदार में हमें खाना चाहिए? ये बहुत अच्छी आपने बात की है। उसके अंदर एक तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये हम करें कि ये चीज़ें हम घर में बनाना स्टार्ट कर दें। अगर समोसे बनाने बच्चों को बहुत पसंद होते हैं तो हम ये लेस ऑयल के अंदर और वो रीयूज़ भी नहीं होगा, ये हम थोड़ा सा घर में बनाना स्टार्ट कर दें। और ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई है तो उसके बाद थोड़ी वॉक कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैदे की गर्मी हो गई और ये सब चीज़ें जो है उल्टियाँ आ जाना और हैज़ा हो जाना, इन सब चीज़ों की रीज़न जो है वो हमारी ओवर ईटिंग होती है। थोड़ी सी वॉक कर ली जाए और उसके बाद अगर खाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें खाना ही खाना है, हमने थोड़ा सा ज़रा वेट कर लें। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा भूख हमें फ़ील हो रही है तो हम थोड़ा सा मील ले सकते हैं। उसके अंदर भी ये है कि आप थोड़ा सा वेजिटेबल्स ले लें, वेजिटेबल्स की थोड़ा चिकन के अंदर उसको बना के वो यूज़ कर लें। रोटी थोड़ी ज़रा कम कर दें, चावल और ये बिरयानी इन सब चीज़ों से जो है ना वो परहेज़ करना ही बेहतर है। सही हो गया। अच्छा निमरा, मुझे एक अहम सवाल का जवाब बताइएगा कि डॉक्टर अपना इलाज खुद करते हैं या फिर डॉक्टर भी किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए? डॉक्टर अपना इलाज किसी के पास नहीं जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर कभी दूसरे के पास नहीं जाता, वो कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा है। तो मैं खुद भी अपनी प्रैक्टिस ये करती हूँ कि मेरी मील अच्छा हो, मैं हाइजेनिक डाइट तो नो डाउट के डाइट का तो एहतियात करनी चाहिए डाइट के हवाले से, मगर खुदा ना खासा समटाइम होता है जैसे बुखार हो जाता है या दीगर जो भी मसला मसाइल होता है, कोई भी सर दर्द होता है या कोई भी मसला मसाइल है तो कुछ चेकअप करवाना हो तो क्या खुद करती हैं? बस खुद ही देख लिया है, खुद ही चेकअप, खुद ही सारा कुछ हो जाती है, अपने आप को लिख दे, खुद ही अपने आप को कह दिया निमरा इतने पैसे दे दो। और घर में सबसे ज़्यादा कम भी बीमार डॉक्टर्स ही होते हैं, क्योंकि वो वैसे ही इतना बिजी हुए होते हैं कि उनको अपने ऊपर इतना टेंशन देने की वो पड़ती ही नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में देखा जाए डॉक्टर की क्वांटिटी बहुत कम है, ऐसा क्यों है? एक तो इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, आपको अपनी लाइफ पूरी डिवोट कर देनी पड़ती है। उसमें आपके पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं कि आप पढ़ रहे हो, पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है आपको डॉक्टर बनाने में, क्योंकि एक बच्ची जो कुछ भी नहीं कर रही है वो डॉक्टर बन गई है, उसमें वो घर के कामों को भी स्किप कर देती है, हर चीज़ उसका जो है ना वो स्किप हो जाता है, तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा निमरा, कहा यह जाता है कि डॉक्टर बनने के लिए भी
बहुत ज़्यादा आगे फील्ड्स होती हैं जिसको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि यार मुझे स्पेशलिस्ट किस चीज़ में बनना है। Exactly. तो अगर हमारे माशरे की बात की जाए तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार हमने उस फील्ड में जाना है जिस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है हमारे माशरे में, क्योंकि हमने अपने माशरे में ही रहकर जॉब करनी है या कोई भी कारोबार करना है या हॉस्पिटल खोलना है, क्लिनिक खोलना है, कुछ भी करना है। कहाँ देखती हैं आप इस चीज़ को कि यार हमें सिर्फ स्कोप देखना चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि किस फील्ड का किस जगह पर स्कोप है, या हमें अपने इंटरेस्ट के साथ किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए? ये बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जो है ना एक एम्बिशियस चीज़ होती है कि आप कितना एम्बिशियस है किसी चीज़ को लेके, लेकिन हम लोगों ने उसे कई हद तक पैसों के साथ भी जोड़ा होता है कि हमारी इनकम ज़्यादा हो जाए। वो भी ठीक है, हाईएस्ट पेड डॉक्टर्स होते हैं बाहर, सबसे ज़्यादा जो पेड होते हैं वो लॉयर्स डॉक्टर्स होते हैं। क्रीम ऑफ द नेशन होती है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग डॉक्टर्स ही होते हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आप क्या चीज़ बनना चाहते हैं। क्या आप हर लड़की को गायनिकोलॉजिस्ट बनाने के ऊपर सबका रुझान होता है कि ये गायनी की डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुझे कहते थे कि नहीं, आप गायनी ना करो क्योंकि आपका इंटरेस्ट गायनी में नहीं है, आपका उस तरह से वो सारा कुछ नहीं है। तो मुझे पीड्स का बहुत शौक था, बच्चों का डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, तो उस हिसाब से मैंने पीडियाट्रिक्स चूज़ किया और अब मैं पीडियाट्रिक्स में फर्दर ऑन जो है वो स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। चले, ये आपकी ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। बच्चों का डॉक्टर बनना चाहते थे मगर बच्चों को इस चीज़ का डॉक्टर बना दीजिएगा। वैसे बताइएगा कि आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? आप माशाल्लाह इसी चीज़ को आगे लेकर जाना चाह रही हैं, अपना हॉस्पिटल बनाना चाह रही हैं या अपना सेपरेट क्लिनिक बनाना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं आगे आप? इंशाल्लाह मेरा यही है कि इसके बाद मेरा अच्छा क्लिनिक हो। अभी भी मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपना क्लिनिक है मेरा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मेरा अपना हो। तो इस प्रोफेशन को मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहूँगी। पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ ऐसे डिसीज़ेज़ हैं जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो लोगों को बाहर के मुल्क जाना पड़ता है, और आपको पता है अफोर्डेबल फैमिलीज़ नहीं होती, मेजॉरिटी अफोर्डेबल नहीं होती, तो उनको किसी न किसी की मिन्नत अल्लाह करना पड़ता है, ख़ानदान में करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो किसी फाउंडेशन से, किसी ट्रस्ट से रब्ता करना पड़ता है, और वो भी उनको वेरिफिकेशन के साथ ही कहीं ना कहीं, और वो भी थोड़ा बहुत देते हैं अपनी हैसियत के साथ। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान में जिन डिसीज़ का इलाज मुमकिन नहीं है, लोग बाहर जाते हैं, उन डिसीज़ का पाकिस्तान में इलाज कैसे मुमकिन हुआ जा सकता है? डिजीज़ जो हैं उनका पहले तो सिम्टोमेटिक इलाज होता है, यानी पहले उस बीमारी के जो असरात होते हैं, जैसे बुखार हो गया या ये हो गया, ये तो हम लोग पाकिस्तान में कर लेते हैं। कुछ एडवांस हमारे पास, क्योंकि हम लोग अंडर डेवलप कंट्री हैं, तो वो हमारे पास उनका नहीं होता। उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट सेटअप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हमें वो एड जो है वो प्रोवाइड करें, वो हमारे साथ बिल्कुल ताउन करें डॉक्टर्स के साथ मिलके, कि वो आला मशीनरी और वो तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड करें, उस तरह से हमारी रिसर्च को प्रोवाइड करें, हमारी पढ़ाई को आगे लेके जाएं। मेन मकसद जो है वो हमारा हेल्थ भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अच्छा डॉक्टर निम्रा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर व बेशतर देखने में आता है कि सोशल मीडिया एक्टिविटी लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है, बट फिज़िकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। लाइक उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। पहले लोग खेला करते थे, मोस्टली गलियों में क्रिकेट खेली, वॉक कर ली, या गुल्ली डंडा खेल लिया, या लुकन मिट्टी खेल ली, बड़े ऐसे खेल थे जो लोग खेलते थे। मगर आजकल देखा जाए तो गलियों में, मोहल्लों में हमें ऐसा कोई खेल कूद नज़र नहीं आता। लोग बस, बच्चा छोटा भी हो ना, रोता भी हो, माँ बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है कि बेटा आप सिर्फ ये देख लो। तो आप मुझे बताइएगा कि ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है? क्या इससे कोई उनकी फ़िज़िक्स में नुकसान नहीं होता, उनके जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी या जहनी या नज़र कमज़ोर, क्या ये आप कहती हैं इस चीज़ को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हम अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस करें। बीइंग अ डॉक्टर मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ, और मेरा चूँकि बच्चों से ज़्यादा और मेरा शोबा भी यही है, तो उसमें अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो माएँ हैं वो टेलीफोन फ़ौरन ही बच्चों को पकड़ा देती हैं, मोबाइल फ़ोन्स, और इंटरनेट की एक्सेस उनके लिए बहुत ईजी है। उसमें एक तो उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। एक बच्चा जिसका IQ लेवल फ़ोन पे यूज़ करने से डम्ब हो चुका है। दूसरी चीज़ उसमें ये हो रही है कि आँखों का बड़ा मसला आ रहा है कि आई जो है उनको ग्लासेस लग रहे हैं, आई साइड उनकी बहुत ज़्यादा वीक है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, बच्चे मोटे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेज़ी हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो बेसिकली ये जो है आपकी पेरेंट्स के ऊपर बनती है कि पेरेंट्स उनसे मोबाइल फ़ोन उनको बहुत लिमिटेड यूज़ करने दें, उनको एक्सरसाइज की तरफ दें, उनको थोड़ा सा ज़रा बाहर भेजें। उनकी डाइट भी इसी तरह से ठीक होगी जब वो फ़ोन छोड़ेंगे। डाइट नहीं लेते कि जी हमने फ़ोन देखना है, उससे वो निगलेक्ट हो जाते हैं। फ़ोन देखते देखते वो खाना खा रहे होते हैं, तो खाना भी बिल्कुल ठीक तरीके से उनका नहीं आता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करें, उनको एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उनको बाहर भेजें।
भेजें, पार्क्स में लेके जाएं, ताकि उनकी एक्सरसाइज हो, उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो, उनका IQ लेवल हो, वो भागे। अगर कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि यार हम खाते बहुत हैं मगर हमें लगता नहीं है लाइक मी, तो क्या कहना चाहिए उनको? ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और वो खाने को जल्दी मेटाबोलाइज कर देते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आप सेहतमंद हैं, आपको कोई थकावट नहीं हो रही है, आपको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही है, आपको काम करते करते कोई चक्कर नहीं आ रहे हैं, आपका सांस नहीं फूल रहा है, आप ये चीज़ें देखें कि आप वैसे काम करने में ठीक हैं, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मोटा होने से। सही हो गया। बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर निब्रा साहिबा से बात करके। डॉक्टर साहिबा ज़रा देखने वालों को कोई पैगाम दे दें, किसी भी मामले में कोई बात करना चाहें आप कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा इस चीज़ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो इंटरव्यू किया। मैं हमेशा बस यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने साथ वालों की सेहत का ख्याल रखें, और जो हैं वो अच्छी बातें दूसरों को बताएं। अच्छी बात बताना भी एक सदका जारिया होता है। ठीक हो गया। आप ये भी बता दें कि आप किसी डॉक्टर से शादी करेंगे कि आप किसी और फील्ड में भी एडजस्टमेंट कर लेंगी? ये तो अब नसीब पे डिपेंड है, तो अभी वक्त से पहले कुछ भी नहीं कहना चाहिए। चले ठीक हो गया। नाज़रीन ज़्यादा इनको तंग नहीं करेंगे, इन्होंने अभी अपनी जॉब पर भी जाना है, पेशेंट से इंतज़ार कर रहे होंगे डॉक्टर निब्रा साहिबा का। नाज़रीन आपने देखा कि डाइट के हवाले से इन्होंने क्या क्या टिप्स बताई हैं। अब आपने सिर्फ सुन के इग्नोर नहीं करना है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इनका बोलना भी बेकार है, हमारा इंटरव्यू करना भी बेकार है, और आपका सुनना भी बेकार है। ये हमारा टाइम भी बेकार है, वेस्टेड ऑफ टाइम है, आपका भी वेस्टेड ऑफ टाइम है। लिहाजा इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी प्लीज़ लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अगर आप में से कोई ऐसा टिप जानता है सहरी अफ्तारी में, या डाइट के हवाले से, या एक्सरसाइज के हवाले से, या अपनी जिस्मात को लेकर अगर कोई भी बंदा मोटा होना चाहता है, पतला होना चाहता है, अगर आप में से कोई किसी भी किस्म का टिप जानता है तो हमें कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। हम इंशाल्लाह उससे भी रब्ता करेंगे, उससे भी जानेंगे आखिर उसमें किस चीज़ की नॉलेज है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।